लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। अब टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व बेसिकली क्या है, हमारे पास जो हमने देखे हिस्टोग्राम बनाना सीखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा का, यानी कि जिसमें हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी होती है, क्लासेस होती है या मिड पॉइंट होता है, कुछ भी आपको गिवन हो, उसका जो हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसका हमने देखने के टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व के, जो आपका हिस्टोग्राम से शेप शो होगी, वो बेसिकली आपको पता चलेगा कि आपका डाटा सिमेट्रिक है, स्क्यूड है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसके थ्रू पता चलेंगी बेसिकली। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हिस्टोग्राम। अच्छा ये देखिए, अगर हमारे पास हिस्टोग्राम की शेप, अगर हमारे हिस्टोग्राम की शेप इस तरह से बनती है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा ये डाटा, इसके ऊपर हमने फ्री हैंड एक कर्व ड्रॉ करना है, उसके थ्रू हम देखेंगे कि हमारे डाटा का जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो है किस तरह की शेप है और डाटा किस तरह का है। तो इससे तो पता चल रहा है कि हमारा डाटा जो है वो उसमें कोई स्क्यूड है, एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम है। स्क्यूड का मतलब ये होता है कि सिमेट्रिक नहीं है, तो ये एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम शो हो रहा है इससे, तो ठीक है। अब नेक्स्ट पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ये देखें, symmetric distribution, a frequency distribution or curve is said to be symmetrical if the values equidistant from the central maximum। अब ये देखें, ये दरमियान में है हमारा, ये सेंट्रल मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब होता है ना ज़्यादा, अब ये दरमियान में आ रहा है हमारा सेंट्रल मैक्सिमम, इसके इस साइड पे एरिया या इसके इस साइड पे एरिया इक्वल होता है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। अगर ये देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर बना के बताया था कि वो आपका पॉजिटिव स्क्यूड आ रहा था, उसमें आपका डाटा इक्वली डिस्टेंस नहीं था, कहीं पे वैल्यू ज़्यादा आ रही थी, कहीं पे वैल्यूज़ कम आ रही थी, लेकिन इसमें जो है वैल्यूज़ इक्वी डिस्टेंस आ रही हैं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ ये मिडल में, तो ये हमारा फॉर एग्जांपल हमारा एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व हमारे 1 होता है ना, तो ये 0.5 इस साइड पे एरिया होगा और 0.5 इस साइड पे हुआ एरिया होगा, ठीक है। ये जो आपने फ्री कर्व बनाया है, बेसिकली आपने पहले हिस्टोग्राम बनाना होता है, उसके बाद एक उसके ऊपर एक फ्री हैंड कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने आपको कल बताया था ना कि हिस्टोग्राम और उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में तो आपने जो है जो पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करना होता है, उसको आपने कोई स्मूथनेस नहीं देनी होती, बस ज्वाइन कर लिया। लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व में आपने उसको फ्री हैंड एक ड्रॉ करना होता है। वैसे आपने तो एसपीसीस में बनाना है, जो बाई हैंड बनाते हैं तो एक फ्री हैंड कर्व बना लेते हैं हिस्टोग्राम पे, तो वो डाटा की जो है डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है कि डाटा का जो बिहेवियर है वो किस तरह का, डाटा सिमेट्रिक है, स्क्यूड है। उससे पता चलता है कि आपका जो डाटा है वो सिमेट्रिक है या स्क्यूड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब ये डाटा आपका कौन सा है, ये डाटा आपका सिमेट्रिक शो कर रहा है। अगर ये किसी ये ग्राफ बना हुआ है, जो डाटा होगा इसका वो सिमेट्रिक होगा या नॉर्मल होगा, ठीक है। The curve can be folded along the central maximum in such a way that the two halves of the curve coincide. The normal curve is an important example of the symmetrical distribution. अब याद रखना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जिसका ये जो है सेंट्रल मैक्सिमम मिड में आ रहा होता है, जिसके इस साइड पे एरिया या इस साइड पे एरिया इक्वल होता है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट इसके अलावा और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती हैं। जब आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो इसका मतलब है फिर आपका नेक्स्ट क्या होगा कि सिमेट्रिकल नहीं होगा तो स्क्यूड होगा। अब स्क्यूड देखते हैं कि स्क्यूड कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। स्क्यूड में आता है हमारे पास मॉडरेटली स्क्यूड और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो आपको देखो, मैंने आपको बता दिया सिमेट्रिकल होता है जब जिसका जो है बिहेवियर डाटा का इक्वल डिस्टेंस होता है उसका, यानी कि लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे डाटा एक तरह का होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस होता है। लेकिन मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब या असिमेट्रिकल का मतलब है कि आपका जो डाटा है वो इक्वल डिस्टेंस नहीं है। इसमें आपका जो है, ये मैं आपको इसको रियल लाइफ में एग्जांपल भी बताती हूँ और यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। इसके बाद डेफिनेशन देख लें। A frequency distribution or curve is said to be skewed. It departs from symmetry. Here the frequencies tend to a pile or one end or the other end of the distribution of the curve. This is the most common encountered in practice. अब ये बेसिकली क्या है आपके पास, ये देखें, ये इस तरह की शेप बनती है। मैंने आपको शेप कई बार बना के बताई है कि आपका जो डाटा है वो शो करता है कि सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है।
ये देखें, ये वाली अगर शेप आती है तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। याद रखना है, ये वाला होगा तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड। है तो ये दोनों स्क्यूड, सिमेट्रिक नहीं है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है और ये नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, अब पॉजिटिवली नेगेटिवली स्क्यूड की रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है कि आपका डाटा किस तरह का होगा कि आपको पता चलेगा कि डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। अगर देखें हमारे जो है कंट्री में फ्लड आता है, तो फ्लड स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है ना, स्टार्टिंग में ज़्यादा है, बाद में उसकी जो इंटेंसिटी है जो टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। तो इस तरह का जो डाटा होता है उसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। या फिर कोई वाउंड हो, किसी को कोई जो है जख्म लग गया, वो पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वो कम हो जाता है। इस तरह का जो डाटा होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाता है। नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है हमारे पास, या फिर इनकम भी आप कह सकते हो कि आपकी पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, स्टार्टिंग में इनकम कम होती है। ये नेगेटिवली स्क्यूड की एग्जांपल दे रही हूँ। स्टार्टिंग में इनकम कम होती है, वक्त के साथ साथ आपकी इनकम ज़्यादा होती जाती है, तो इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, नेगेटिवली स्क्यूड की इनकम। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा एज भी आप ले सकते हो कि जो डिजीज़ की जो है किसी को जो है कुव्वत मुदाफ़त वक्त के साथ साथ कम हो जाती है, तो ये आपका होता है पॉजिटिवली स्क्यूड। या फिर आप कहते हो कोई डिजीज़ है जो वक्त के साथ साथ ज़्यादा हो रही है, तो वो आपकी हो जाएगी नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, इस तरह की इसकी एग्जांपल रियल लाइफ डाटा में अगर आपके पास डाटा आ जाए कि आप इनकम का डाटा, तो आपने उसको अपलोड करके देखना है इंस्टाग्राम के थ्रू, आपके पहले माइंड में होगा कि ये डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड शो करेगा या नेगेटिवली स्क्यूड शो करेगा। जो आपने वेरिएबल के बारे में पहले पढ़ लिया तो आपको पहले माइंड में आ जाएगा कि इसका बिहेवियर ऐसा होगा। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सट्रीमली स्क्यूड या जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास ये डाटा किस तरह का होता है, ये बेसिकली आपने ये जो एसपीएसएस पे बनाने का काम जो हिस्टोग्राम देखा या फ्रिक्वेंसी का भी, उसकी एक तरह से आपको डिटेल बताई है कि आप जब डाटा को प्लॉट कर लेंगे तो वो बिहेवियर शो करेगा कि किस तरह का डाटा है। अब ये आपके पास है, ठीक है, जे शेप बनी हुई है ना, एक जे शेप भी होता है और एक इनवर्स जे शेप भी होता है, दोनों तरह का डाटा आपके पास आ सकता है। अब जे शेप में आपके पास होता है कि आपकी जो डिजीज़ की सिवेरिटी है वक्त के साथ साथ ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि कैंसर स्टार्टिंग में कम होता है लेकिन वक्त के साथ साथ वो उसकी सिवेरिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह की जो जे शेप है, इसमें आप एग्जांपल कह सकते हैं कि कैंसर की हो सकती है। इसमें आप कह सकते हो कि इन्वर्स जे में, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि कोई वाउंड है, जख्म है, वक्त के साथ साथ वो कम होता जाता है, तो इस तरह के डाटा में आप कह सकते हो इन्वर्स जे शेप होगी। Here the frequencies run up to the maximum at one end of the range, having the shape of the letter J or its reverse. Most of the distribution in economic और medical sciences belongs to extremely skewed distribution. अब देखें, वो कहने इकोनॉमिक्स में और मेडिकल साइंसेज में जो डाटा आमतौर पर होता है, अभी मैंने आपको बताया जो राउंड का हो गया, कोई डिजीज़ का हो गया, तो ये बेसिकली आपके जे शेप या स्क्यूड, एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था मॉडरेटली स्क्यूड, और मॉडरेटली स्क्यूड में हमारे पास आया था दो तरह का होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। एक्सट्रीमली स्क्यूड में हमारे पास जे शेप आता है, तो ये हमारे पास जे शेप होता है और ये इनवर्स जे शेप होता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है इसके बाद आ जाता है यू शेप डाटा। हमारे पास क्या होता है, इन सच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज अकर बोथ एंड्स ऑफ द रेंज एंड मिनिमम टुवर्ड्स द सेंटर शेप मोर और लेस द यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टाइप इज रेयर। अब वो कह रहे हैं इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है रेयर, लेकिन ये वाली शेप भी आ जाती है डाटा की। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बाथ टब भी कहते हैं, इसका सेकंड नाम क्या होता है, बाथ टब। अब इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में कोई चीज़ ज़्यादा है, दरमियान में जाके वो कम होगी, लास्ट में जाके वो फिर ज़्यादा होगी। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि इंसान की ज़िंदगी जो है या डिज़ीज़ की रेजिस्टेंस आप कह सकते हो कि चाइल्डहुड में डिजीज़ ज़्यादा होती हैं, फिर उसके बाद जब वो यंग एज में आता है तो उसकी जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो उसमें इतनी डिजीज़ नहीं होती हैं। फिर उसके बाद ओल्ड एज में जाके फिर दोबारा से डिजीज़ उसकी जो है रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो डिजीज़ उसको ज़्यादा अटैक कर सकती हैं। तो यू जो आपका होता है शेप या बाथ टब, ये बेसिकली इंसान की लाइफ का सर्कल एक तरह से आपको शो कर रहा होता है कि स्टार्टिंग में ये इस तरह था, बाद में दरमियान में जाके उसकी रेजिस्टेंस नॉर्मल होगी, एंड पे जाके फिर वो जो है कम हो जाती है। तो ये एक तरह से आप इसकी ये रियल लाइफ में एग्जांपल ले सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक आपका जो है आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका, थ्योरेटिकल पार्ट सारा। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज से थोड़ा सा बता दूँ, एमसीक्यूज।
ये है आपके पास ट्रू एंड फॉल्स। द टर्म क्रॉस सेक्शनल डाटा रेफर टू डाटा दैट मे चेंज ओवर टाइम। अब आपको पता है टाइम सीरीज डाटा टाइम के साथ चेंज होता है, क्रॉस सेक्शनल डाटा चेंज नहीं होता। ये आपका फॉल्स आएगा और यहाँ पर टाइम सीरीज आ जाएगा। सेकंड में आता है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट डाटा इन अ कंडेंस फॉर्म। अब ये आपका ट्रू होगा क्योंकि आपने बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डाटा को कंडेंस फॉर्म में, एक समराइज फॉर्म में लेके आ रहे होते हो। थर्ड पे है द डाटा presented in an array does not allow us to locate the largest and smallest value in the data set। जबकि गलत है क्योंकि आप array का मतलब होता है अरेंजमेंट। जब आप डाटा को अरेंज कर लेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो ये आपको अलाउ करेगा कि आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू इजीली देख सकते हो। तो ये यहाँ पे डज नॉट की जगह पे डज आएगा। द क्लासेस इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर जनरली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आपको मैंने पहले बताया था कि जो आपकी क्लास बाउंड्रीज होती हैं वो आपका होता है कि जो प्रीवियस का लोअर अपर और नेक्स्ट का लोअर आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन क्लास लिमिट्स में क्लासेस में वो आपस में इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा म्यूचुअली की जगह पे, नॉट म्यूचुअली जगह पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आएगा। फॉर नॉर्मली और ऑर्डिनरी स्केल डाटा द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी कंडेंस, यहाँ पे कैन बी कंस्ट्रक्टेड सॉरी आएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूस डाटा मे बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। ड्रामेटिकली का तो मतलब होता है कि वो अजीब सी डायग्रामेटिकली जो बार चार्ट ये वो नहीं बना सकते, इसमें आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो डाटा को। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय यूजिंग द हिस्टोग्राम एंड हिस्टोग्राम, ये ट्रू है। नेक्स्ट के बाद आता है टाइम सीरीज डाटा कैन बी टेबुलेटेड यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमारा ये भी फॉल्स होगा, कैन नॉट भी होगा इसमें। नेक्स्ट आ जाएगा इसके बाद वन डायमेंशनल आ जाएगा, लेकिन इसको हमने पढ़ा नहीं था इसलिए आपको ये समझ नहीं आएगी। द विड्थ ऑफ अ बार इन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट अ फ्रीक्वेंसी रादर देन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। अब इस 10 वाले में क्या आएगा हमारे पास? हाइट आ जाएगा। द हाइट ऑफ अ बार इन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी रादर देन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। नेक्स्ट के बाद आ जाएगा 11 वाला, क्लास मार्क आर द लोअर लिमिट्स ऑफ द ईच क्लास। अब क्लास मार्क मैंने आपको बताया था कि आपका होता है मिड पॉइंट, वो क्लास मैम लिमिट आपने 10 का क्या बताया? 10 का। इसमें मैंने बताया यस मैम। आप, हाँ इसमें मैंने आपको बताया हाइट आएगा, ठीक है। और ये जो आपका ठीक है। क्लास मार्क है इसमें आपका आ जाएगा मिड पॉइंट होता है ये आपका क्लास मार्क, ये आपका लोअर लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट इसके बाद द लोअर क्लास लिमिट इज द मिडल पॉसिबल डाटा वैल्यू फॉर अ क्लास। ये 12 वाला आपका इसमें आ जाएगा लोएस्ट, ठीक है, मिडिल की जगह पे लोएस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद the sum of a relative frequency in the relative frequency distribution should always equal to 100। 100 नहीं होती है, false है, 1 होता है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि आपको जो relative frequency का sum होता है वो हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है अ पाई चार्ट कैन बी यूज टू डिस्प्ले क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा को नहीं, कैटेगोरिकल डाटा को हम इस पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका फूड पे एक्सपेंडिचर आ गया, मेडिकल पे, रेंट पे, ये सारी चीज़ों पे जब आपके एक्सपेंडिचर आ गया, ये आपका सारा क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव डाटा को एक तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो या कैटेगोरिकल भी कह सकते हो। A shape of frequency distribution and relative frequency distribution always will be different। ये नहीं है, ये आपका सेम आएगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है एमसीक्यूज। अब आपके पेपर में यूजली एमसीक्यूज आते हैं, तो आप एमसीक्यूज की जो है अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। जो ट्रू फॉल्स है एक तरह से ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना। ये है मल्टीपल चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ कंडेंस डाटा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा अरे हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन, इसमें से कौन सा जो आपका कंडेंस का मतलब होता है समराइज फॉर्म में नहीं है, तो इसमें हमारा डाटा अरे आ जाएगा, क्योंकि डाटा अरे हमें एक तरह से डाटा को अरेंज करके देगा, लेकिन ये समराइज तो नहीं करेगा। समराइज तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या हिस्टोग्राम बना के या पॉलीगॉन बना के ये समराइज फॉर्म में आपको डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द स्टेप्स आर टू, सेकंड वाले का हमारा है डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस अरेंजिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर द लोकेट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। तो हमारा आ जाएगा अबव, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो मैं आपको 3 स्टेप्स बताए थे ना बेसिकली, तो वो तीनों स्टेप आ रहे हैं यहाँ पे कि पहला आपने नंबर ऑफ क्लासेस देखनी है, उसके बाद आपने जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, या फिर इसके बाद आपने लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है नंबर ऑफ क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जनरली शुड बी। अब ये चीज़ याद रखनी है 5 to 10 आपकी क्लासेस होती हैं जनरली,
ये जो है इसमें थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा 5 to 20, सॉरी 10 5 to 20, क्योंकि आप 5 से कम क्लासेस लेंगे तो वो भी डाटा को कंडेंस फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे, उस डाटा को बहुत ज़्यादा अजीब फॉर्म में ले आएंगे। अगर 20 से ज़्यादा बनाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, उसका हमें फिर बनाने का फ़ायदा नहीं होगा क्लासेस को। हम तो इसलिए बना रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा हमारा कंडेंस फॉर्म में आए, कोई भी उसको इजीली रीड करके बता सके कि डाटा में ये वैल्यूज़ कहाँ पे लाई कर रही है और ये क्या शो कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा क्लासेस बना ली या बहुत कम क्लासेस बना ली तो वो डाटा को अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। एंड इसके बाद नेक्स्ट पे आता है फोर्थ पे, एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द क्लासेस इंक्रीज द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेंस टू, क्या हो जाएगा इसमें फोर्थ वाले में आपका हो जाएगा टेन टू स्मूथ बी पार्ट। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो डाटा है वो पॉलीगॉन का स्मूथ होता जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है अकोमोडेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ओगिव। अब ये आपने ओगिव वाला जो है टॉपिक छोड़ा था, तो ये आप ना चाहे करें, लेकिन वैसे ये होता है अगर आपको कभी कभी ज़िंदगी में इससे पाला पड़ जाए तो ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो आप ग्राफ बनाते हैं वो ओगिव होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट फ्रिक्वेंसी इन द टर्म ऑफ, किस में रिप्रेजेंट करता है ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब होता है, फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारे डाटा को किस चीज़ में रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है 7, a diagram that represent properties that look like slices of a pizza is known as, ये क्या हो जाएगा। अभी देखें पिज़्ज़ा, अभी एक बच्चे ने स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था कि पाई चार्ट, तो एक तरह से ये पाई चार्ट हमारा होता है जो हम पिज़्ज़ा की फॉर्म में जो बना के स्लाइस बता देते हैं कि स्लाइस इसका है, फूड का है, ये मेडिकल का, ये जिस जिस चीज़ के जो आपको गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये पाई चार्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 8 वाला, ऑब्जर्व डाटा ऑर्गेनाइज इन अ टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड, माइक ऑफ कर दें। अच्छा जी, इसमें क्या है, कौन सा मैं बता रही थी, ऑब्जर्व डाटा ऑर्गेनाइज इनटू टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 वाला। आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, जो हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा होता है। नेक्स्ट इसके बाद द नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ अ डाटा वैल्यू इज कॉल्ड, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास जो 9 वाला है, द फ्रिक्वेंसी, किसी भी जो है पर्टिकुलर रेंज के सामने जो वैल्यू आ रही होती है वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती हैं। नेक्स्ट टाइम एंड लीव वाला जो है आपका वो आपके उसमें कोर्स में नहीं है, शामिल वो नहीं, मैंने नहीं करवाया था तो है भी नहीं, तो ये आप रहने दें, यहाँ तक आपका 9 तक आपने इसको कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा, थ्योरेटिकल पार्ट ही था, कोई आज इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी।